गरीब काली नंद के घर न्यू ईयर मनाने आई दो गोरी अंग्रेजन भाभी। निकिता, तुम कहाँ जा रही हो? भाभी, मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, बस वहीं जा रही हूँ। कोई बात है नंद जी, आजकल तुम बहुत ज्यादा बाहर जाती हो, किसी से मिलती हो? हमें बताओ, कौन है वो? जैसा आप दोनों सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। चलो मैं जा रही हूँ, बहुत लेट हो गया है मुझे वैसे भी। हमारी नंद को किसी से प्यार तो नहीं हो गया? अक्सर बहुत ज्यादा व्यस्त रहती है फोन पर। सोच तो मैं भी ऐसा ही रही थी, देखते हैं बाकी क्या होता है। फिलहाल तो उससे कुछ कहना बेकार है क्योंकि वो हमें कुछ नहीं बता रही। अलीना के ऐसा कहने के बाद सोफिया अलीना की बात मानकर काम करने लगती है। वहीं निकिता अपने बॉयफ्रेंड अरुण से मिलने पहुंच जाती है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। अरे वाह, इतनी सारी चॉकलेट्स! लेकिन इतनी सारी चॉकलेट लाने के लिए किसने कहा? तुम्हारा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे अरुण, ये सब तुम्हारे लिए है। तुम बहुत अच्छी हो, इन सब के लिए शुक्रिया। अरुण ऐसा कहकर निकिता को गले से लगा लेता है कि तभी वहां पर कुछ लड़कियां जाते हुए उन दोनों को देखती हैं और उनके ऊपर कमेंट पास करती हैं। अरे देखो देखो, वहां पर कितना बड़ा काला मकौड़ा है। मैं तो ये सोच रही हूँ इस लड़की ने इस काली लड़की को पसंद कैसे कर लिया। इतनी काली है ये, बिल्कुल कोयले की तरह। वह दोनों मजाक उड़ाते हुए वहां से जा रही थी कि तभी ये सब सुनकर निकिता उदास हो जाती है। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, वो तो अक्सर उल्टा सीधा बोलते ही हैं। अरुण अपनी तरह निकिता का मूड ठीक कर देता है। उसके बाद निकिता अरुण के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती है और वापस घर पहुंच जाती है। उस रात वह अरुण से वीडियो कॉल पर बात करते करते सो जाती है। उसी क्षण वीडियो कॉल पर सोफिया और अलीना उनको देख लेती हैं। ये बात है, इस लड़के से हमारी नंद जी बात करती हैं। मुझे तो ये लड़का बिल्कुल ठीक नहीं लगा। कल सुबह होते ही हम नंद जी को समझाएंगे। सोफिया और अलीना ये सोचकर अपने कमरों में चली जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो दोनों अपने नंद के उठने का इंतजार करती हैं। जैसे ही निकिता उठकर आती है, दोनों अपनी नंद को बहुत प्यार से समझाती हैं। देखो नंद जी, इस उम्र में ये सब होता है, लेकिन आप आगे के बारे में सोचो। वो लड़का तुमको खुश नहीं रख पाएगा। तुमको आगे जाकर बहुत पछतावा होगा। उस लड़के को छोड़ दो नंद जी। आप दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी प्राइवेसी पर चेकिंग रखने की? मैं उसी से प्यार करती हूँ और उसी से शादी भी करूंगी। आप दोनों मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। यह कहकर निकिता वहां से चली जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीतते हैं और वह अरुण से शादी कर लेती है, जिसके बारे में वह ना तो अपने भाइयों को बताती है और ना ही अपनी भाभियों को। अरे अरुण, तुम इस घर में रहते हो? ये तो चारों तरफ से टूटा है, ऊपर से देखो छत भी टूटी फूटी है। तुम्हें बताया तो था कि मैं बहुत गरीब हूँ। देखो, मैं इसी घर में रहता हूँ और मेरा परिवार भी इसी घर में रहता है। बेटा, तुझे इतनी काली लड़की ही मिली थी शादी करने के लिए? भैया, माना हम गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी राह चलती लड़की से शादी कर लोगे। जरा इसके रंग की तरफ तो देखो। निकिता का रंग बिल्कुल सही है, मुझे उसके रंग से कोई आपत्ति नहीं। मैं निकिता से प्यार करता हूँ और आज से वो इसी घर में रहेगी। शुरू में तो सुजाता और हेमा को निकिता जरा भी पसंद नहीं आती, लेकिन वक्त के साथ साथ निकिता हेमा और सुजाता के साथ घुलने मिलने लगती है। इसी के चलते निकिता अपनी सास और नंद के साथ खुशी खुशी रहती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन अब उनके घर में बहुत ही परेशानियां आने लगती हैं। घर का राशन खत्म हो गया है, आज खाने में क्या बनेगा? मेरा बेटा भी अभी तक वापस नहीं लौटा है। वह आ जाता तो उसके लाए हुए पैसों से थोड़ा राशन खरीद ले आती। वो दिन निकिता का पहला दिन था, जिस दिन उसने सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं खाया था। इसी के चलते निकिता के पेट में दर्द शुरू होने लगता है। हे भगवान, ये दर्द क्यों हो रहा है? अब मैं क्या करूं? किसको बताऊं? घर में राशन के लिए तो पैसे हैं ही नहीं, तो मेरी दवाई के लिए कहां से आएंगे? तभी निकिता का पति आ जाता है और उसके हाथ में राशन का सामान होता है, जो वो अपनी माँ और अपनी बहन को दे देता है। वहीं दूसरी तरफ निकिता की तबीयत को देखकर वह उसे दवाई भी दिलाकर लाता है। इसके बाद घर आते वक्त अरुण की आंखों में आंसू होते हैं।
मेरे साथ रहकर तुम्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि तुम तो अच्छे खासे परिवार से हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हर वक्त मैं तुम्हारा साथ दूंगी, ये मैं तुमसे वादा करती हूँ। निकिता अरुण से बहुत प्यार करती है, जिसके चलते वह उसके साथ हर एक परेशानी में खुशी से रहती है। तो वहीं दूसरी तरफ नया साल आ रहा होता है, जिसकी तैयारी में उसकी अंग्रेजन भाभियां लगी होती हैं। यहाँ पर हम न्यू ईयर आने की तैयारी में लगी हैं। वहाँ हमारी नंद पता नहीं कैसी है, उसका न्यू ईयर कैसा जाने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता। शादी के बाद नंद जी ने अभी तक हमसे एक बार भी मिलने के बारे में नहीं सोचा। क्यों ना इस बार न्यू ईयर पर हम उन्हें एक प्यारा सा सरप्राइज दें। तुम सही कहती हो, हमें यह न्यू ईयर उनके साथ ही मनाना चाहिए। हमारी नंद काली है या उसने हमारी एक नहीं सुनी, उसे क्या फर्क पड़ता है। हमारी ननद दिल की तो अच्छी है ना। दोनों अंग्रेजन भाभियां अपनी नंद को सरप्राइज देने के लिए बहुत सारी शॉपिंग करती हैं और उसके पसंद की हर एक चीज खरीदती हैं। नए साल के दिन वह दोनों मिलकर निकिता की पसंद का गाजर का हलवा भी बनाती हैं। चलो हमारी नंद के घर चलते हैं, आज वो हमें देखकर बड़े शौक में आ जाएगी। बिल्कुल सही कहा तुमने, चलो चलते हैं। दोनों अंग्रेजन भाभी अपनी नंद के घर पहुंच जाती हैं, जहां उनकी नंद सर्दी में घर के काम कर रही होती है। उसका घर टूटा फूटा होता है, हर जगह से सीलन दिखाई दे रही होती है। अपनी नंद की ऐसी हालत देखकर सोफिया और अलीना एकदम से शॉक हो जाती हैं। हम तो यहाँ अपनी नंद को शॉक देने आए थे, लेकिन हमें ही शॉक मिल गया। नंद जी, तुम इतने गरीब परिवार में रह रही हो, तुमने एक बार भी हमें नहीं बताया। अपनी दोनों भाभियों को नए साल के दिन देखकर निकिता खुश तो बहुत होती है, लेकिन उस दिन उसके घर में एक दाना तक नहीं होता, जिसके चलते वो अपनी भाभियों के लिए चाय भी नहीं बना पाती। कितना बदकिस्मत है मेरा नया साल का पहला दिन। आप दोनों को कितने समय बाद देख रही हूँ, और इतना भी नहीं कि आपके लिए 2 कप चाय बना सकूं। मुझे माफ कर देना भाभी, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हारी कंडीशन को समझ सकते हैं, तुम हमारी नंद हो। देखो हम तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आए हैं। अलीना और सोफिया दोनों मिलकर निकिता को उसके तोहफे देती हैं। इसके बाद वो अपने हाथों का बना हुआ गाजर का हलवा खुद अपने हाथों से अपनी नंद को खिलाती हैं। मुबारक हो नंद जी, तुम्हें नए साल का पहला दिन। मेरी तरफ से भी नए साल की बहुत सी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। और तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी दोनों भाभी तुम्हारे साथ है। देखना तुम्हारी परेशानियां कितने जल्दी खत्म होती हैं। सोफिया और अलीना दोनों मिलकर निकिता की हालत के बारे में उसके दोनों भाइयों को बताती हैं, जिसके बाद सबसे पहले तो उसके दोनों भाई अरुण को अपनी कंपनी में मैनेजर की जॉब दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत ही जल्द वो दोनों मिलकर निकिता के लिए एक पक्का मकान बनवाते हैं। बहन, हमारे रहते तू ऐसे परेशान नहीं होगी। देखना तुम, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों भाई मिलकर धीरे धीरे निकिता की सभी परेशानियों को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद अब निकिता अपने ससुराल में अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। आओ आराधना बहू, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आराधना गृह प्रवेश करके अपने सास ससुर के पैर छूती है। गॉड तुम्हें सारी खुशी दे बहू, ये तुम्हारे लिए। सोने की चैन देने पर एलिना चिढ़कर महिमा के कान में फुसफुसाती है। देखा माँ, डैडी ने भाभी को कितनी महंगी गोल्ड चेन दी, कुछ सस्ता भी तो दे सकते थे। आराधना बहू, आज से तुम इस घर की बहू हो, उम्मीद है तुम सभी का ख्याल अच्छे से रखोगी। सास की बातों में उखड़ापन देखकर आराधना सहम जाती है। एक लड़की जब किसी के घर की बहू बनती है तो सिर्फ उसका घर और परिवार ही नहीं बल्कि सब कुछ बदल जाता है। अगली सुबह आराधना नहा धोकर किचन में आती है, तभी महिमा उसे झाड़ती है। आराधना बहू, आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है और तुम अब किचन में आ रही हो। पर माँ, मैं अपने मायके में इसी वक्त ही उठा करती थी। ओ जीसस, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है। बहू हो तुम इस घर की, अपने मायके का सब भूल जाओ और यहाँ का अपनाओ। जल्दी से चाय बनाओ। जी माँ। आराधना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सभी को चाय बना कर देती है। माँ, पापा जी चाय। तभी एलिना रजाई में पड़ी चिल्लाती है, ओ गॉड मम्मी, आज की डेट में मुझे मेरी बेटी मिलेगी कि नहीं। आराधना बहू, जाकर एलिना के कमरे में चाय दे आओ। महिमा, एलिना अब बड़ी हो गई है, कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं है। कमरे में ही चाय पानी सब चाहिए उसे।
एलिना अपनी माँ महिमा के लाड प्यार में पली बड़ी थी, इसलिए वो बहुत घमंडी थी। ऐसे ही दिन गुजरने के साथ कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है। मामी, क्रिसमस आने वाला है, मैंने ना एक बड़ा सुंदर गाउन देखा है, पर वो महंगा है। अरे मेरी गुड़िया रानी, सस्ते महंगे की चिंता तू मत कर, वैसे भी मेरी इकलौती बेटी है तू। डेविड, मुझे कुछ पैसे दे दे क्रिसमस की शॉपिंग के लिए। ये लो माँ। आराधना, तुम भी अपने लिए माँ के साथ जाकर ड्रेस ले लेना। ये सुनकर सास महिमा का मुंह बन जाता है। ससुराल में पहले क्रिसमस को लेकर आराधना बहुत उत्सुक थी। जल्दी से घर का काम खत्म कर लेती हूँ, शाम को बाजार जाना है। जैसे ही शाम ढलती है तो महिमा कहती है, एलिना चल बेटी, इससे पहले कि बहू हमें देखे हम चलते हैं, वरना बहू को ले गए तो खर्चा और बढ़ जाएगा। दोनों जाने लगती हैं कि तभी आराधना आ जाती है। माँ, एलिना, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ओह गॉड, भाभी, टोकना जरूरी था क्या? न चाहते हुए भी महिमा अपनी बहू को भी बाजार साथ ले जाती है। माँ, यही वो मॉल है। कहीं बहू को अंदर ले जाऊं तो ये भी गाउन की डिमांड ना करते। अरे बहू, एक काम कर, ये पैसे ले और तू स्टोर से जाकर क्रिसमस केक बनाने का सामान खरीद ले। काजू, बादाम, आटा, मावा सब लेना। हाँ, हम आते हैं। जी माँ। मॉल में आकर एलिना कहती है, ये देखो माँ, ये डमी वाला गाउन यही है। अपनी सास को एलिना के लिए क्रिसमस की शॉपिंग करता देख आराधना अपने बीते दिनों को याद करती है। ओ मामा, एक ड्रेस बहुत है क्रिसमस के लिए मेरे। देख बेटी, कितना प्यारा गाउन है ये, तो क्रिसमस की शाम को पहन लेना, और ये शरारा सूट सुबह, मुझे दोनों पसंद है तेरे लिए। ले लो अरु, देखना जब तुम बहू बनकर ससुराल जाओगी ना तो मायके की क्रिसमस याद करोगी। उन यादों से बाहर आती आराधना की आंखें भीग जाती हैं। भाभी, आपने ठीक कहा था, आज मैं अपने मायके की क्रिसमस को सचमुच याद कर रही हूँ। माँ, कितना प्यारा गाउन है ना, इसे पहनकर मैं क्रिसमस पर सबसे सुंदर लगूंगी, पर अभी मुझे सैंडल, कान की, मेकअप सब लेना बाकी है। अपनी बेटी को क्रिसमस के लिए उसकी डिमांड का महंगा ड्रेस, सैंडल सब दिलाती है। अगर बहू के लिए कुछ भी नहीं लिया तो कहीं घर जाने पर दोनों बाप बेटे मुझ पर न चढ़ जाए। कुछ सस्ता सा स्वेटर देखकर ले लेती हूँ। कंजूसी करते हुए महिमा पुराने कपड़ों की सेल में से एक स्वेटर आराधना को खरीद कर देती है। क्रिसमस के लिए एलिना पार्लर में फेशियल लेती है। क्रिसमस के एक दिन पहले बेचारी बहू रात भर तकिए भिगोती हुई घड़ी को देखती है। तभी उसे अपने मायके की क्रिसमस ईव याद आती है, जहां आराधना रजाई में पड़ी हुई होती है। तभी दरवाजे से इसकी माँ मैरी और भाभी जेस सेंटा की ड्रेस पहने गीत गुनगुनाते हुए अंदर आती हैं। जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा बाजेला, पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा झोला लेके भागेला, घर घर उजाला टॉफी बाटेला, हर बच्चा चिल्लाता कि देखो सेंटा आवेला। मेरी क्रिसमस मेरी परी रानी, ये लो तुम्हारा क्रिसमस गिफ्ट। अपनी माँ से क्रिसमस का तोहफा पाकर आराधना मैरी को गले लगाकर खुशी से रोते हुए कहती है, मेरी क्रिसमस मम्मा। उन खुशियों भरे लम्हों को याद करके आराधना भर्राए मन से कहती है, मेरी क्रिसमस मम्मा, आई मिस्ड यू सो मच। क्रिसमस शुरुआत होने की रात से ही आसमान से ओले गिरने लगते हैं। तभी 4 बजे ही महिमा अपनी बहू का दरवाजा खटखटाती है। कपकपाते हुए आराधना उठकर दरवाजा खोलती है और तमाम उदासी भूलकर मुस्कुराते हुए कहती है, मेरी क्रिसमस माँ। आराधना बहू, जल्दी से साफ सफाई कर लो, फिर घर, गार्डन ये सब सजाना है तुमको। रात को ही बोला था, बर्तन मांजकर रसोई साफ कर देना, सब बिखरा हुआ छोड़ दिया। पता नहीं इतना सारा काम है कैसे होगा। ओह जीसस। महिमा बड़बड़ाते हुए रजाई में जाकर पड़ जाती है और वहीं बेचारी बहू ठंडे पानी में काम करती है। आराधना, तैयार हो जाओ, मेरे बॉस पीटर के घर पर क्रिसमस पार्टी है, उन्होंने हम दोनों को बुलाया है। तभी बीच में महिमा बोलती है, डेविड, बहू चली जाएगी तो घर के काम कौन देखेगा, तू अकेले चले जाना। बहू, ये लो ड्राई फ्रूट, इन्हें एकदम बारीक काटना और बढ़िया केक बनाना, और हाँ, पहले चाय पानी बना दो। महिमा को इस बात से कोई भी लेना देना नहीं था कि ये उसकी बहू का ससुराल में पहला क्रिसमस था। उसने सैकड़ों काम उस बेचारी पर थोप दिए। आराधना केक बनाने लगी। डेविड को आराधना के लिए दुख हो रहा था। वहीं एलिना अपने कमरे में बैठी मेकअप कर रही थी। ओह माय गॉड, एलिना, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है इतना सुंदर दिखने का। मेकअप के बाद एलिना पर्स उठाकर पार्टी के लिए निकल पड़ी। मम्मी, मैं क्रिसमस पार्टी के लिए स्टेला के घर जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है मेरी प्यारी प्रिंसेस, अच्छे से एंजॉय करना, और हाँ, बाहर बर्फ गिर रही है, जैकेट डाल लेना। आज तो एकदम कड़ाके की ठंड है, क्रिसमस है ना,
आराधना बहू, जरा मेरे लिए एक कप बढ़िया सी चाय बना ला। जी माँ। बेचारी आराधना को सुबह से किचन में लगी शाम हो गई। आस पड़ोस के लोग हर कुछ देर पर क्रिसमस की बधाइयां देने उनके घर आते। ऐसे में बेचारी बहू को हर बार चाय पानी बनाना पड़ता और बाकी के काम भी देखने पड़ते। अभी सिर्फ 6 बजे हैं, केक भी बन गया और खाना भी। अब मैं रेडी हो जाती हूँ। तभी बहू को कमरे में जाता देखकर महिमा उसे टोकती है। अरे आराधना बहू, कहाँ जा रही हो? माँ जी, सारा काम खत्म हो गया है, केक भी बना दिया है, बस तैयार होने जा रही हूँ क्रिसमस के लिए। अरे तुम्हारा तो तैयार होना ही भागे जा रहा है। अभी गार्डन में लाइट नहीं लगी। ये लो, ये लाइट जाकर गार्डन के पेड़ों में लगा देना। तभी ससुर हरीश कहते हैं, अरे महिमा जी, बेचारी बहू सुबह से किचन में लगी हुई है, पूरा दिन बीत गया। हमारे परिवार में पहला क्रिसमस है उसका, और तुम उसे कामों में उलझाई रहोगी क्या? इस बात से महिमा चिढ़कर अपने पति हरीश पर उखड़ जाती है। अरे 5-10 मिनट का तो काम है, बहू लाइट लगा देगी, उसके बाद तैयार ही तो होना है इसे। मगर बिना लाइट के क्रिसमस पार्टी का मजा किरकिरा हो जाएगा। और सुन बहू, जरा गार्डन का बर्फ भी साफ कर देना। बेचारी आराधना ठंड में ठिठुरते गार्डन साफ करके लाइट लगाती है। इतने में एलिना आ जाती है और क्रिसमस पार्टी शुरू होती है। आराधना सभी मेहमानों की खातिर में लगी हुई थी। ये देखकर डेविड कहता है, माँ, हमारे परिवार में आराधना का ये पहला क्रिसमस था। उस बेचारी की सुबह से रात बीत गई, मगर अभी भी वो काम काम और काम ही कर रही है। तुझे तेरी बीवी का काम करना इतना बुरा लग रहा है ना? ला दे, मेरी बेटी है, वो ये सब कर देगी मेहमानों का स्वागत। ये बोलकर महिमा जूस की ट्रे अपनी बेटी को देती है। तभी घमंडी एलिना मेहमानों के बीच उसे झाड़ देती है। मम्मी, मैं क्या आपकी नौकर लगी हूँ जो मेहमानों को जूस बांटूं? ये काम आपको मुबारक हो। एलिना जैसे ही जाती है, उसकी सैंडल से माँ महिमा का पैर कुचल जाता है। माँ। अपनी माँ को दर्द से चिल्लाता देखकर भी एलिना पलटती नहीं। ऐसे में बहू उसके घावों पर मरहम लगाती है। महिमा कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, हमारे घर परिवार में ये तेरा पहला क्रिसमस था, मैंने तेरा क्रिसमस खराब कर दिया। गॉड मुझे माफ नहीं करेंगे। गॉड के लिए ऐसा मत कहिए माँ, कोई बात नहीं, नए परिवार में थोड़ा बहुत ऐसा होता है। आखिर में आराधना केक काटकर अपनी ससुराल में खुशी से क्रिसमस मनाती है, जिससे उसकी सारी उदासी खुशी में बदल जाती है।